नमस्कार, मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं भारत भूगोल की श्रृंखलाओं में। अंतिम कक्षा में हमने चर्चा की थी भारत के भौतिक प्रदेशों की। भारत को 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। सबसे पहला हमने अध्ययन किया उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जिसमें हमने देखा ट्रांस और पार हिमालय और हिमालय। ट्रांस और पार हिमालय में हमने बात की जास्कर, लद्दाख और काराकोरम की, और उसके बाद हिमालय वाला बिंदु हम पढ़ रहे थे। तो आइए हम बात करेंगे हिमालय पर। हमने ये जान लिया था कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। ऑस्ट्रेलियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट के आपसी अभिसारी गति से संकुचन बल के कारण जो वलन पैदा हुआ, उसी से हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। तो कुछ बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी अंतिम क्लास में, उन्हें मैं पुनः दोहरा देता हूँ। हिमालय नवीन वलित पर्वतमाला है। अब नवीन क्यों है? क्योंकि ये भौगोलिक इतिहास के हिसाब से देखा जाए तो एक नवीनतम घटना के अंतर्गत आता है, वलित पर्वतमाला है। तो वलन क्या होता है उसके बारे में बात की थी हमने कि वलन का मतलब है कि जो भी ये आपको फॉल्स दिखाई दे रहे हैं, ये सभी किसमें आएंगे? वलन के अंतर्गत। तो ये वलन हमने जाना। उसके बाद हमने बात की कि हिमालय का निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की अभिसारी गति के कारण हुआ, संकुचन बल वहाँ हुआ, चट्टानें कंप्रेस्ड हुई और उसके बाद जो है इसका निर्माण हुआ। फिर बात करते हैं कि ये घटना कब हुई। हिमालय का निर्माण सीनोजोइक महाकल्प के तृतीय काल में हुआ। देखिए, जब हम पृथ्वी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे तो मैं उसमें बताऊंगा कि पृथ्वी का कालक्रम कैसा रहा। फिलहाल के लिए आपको ये शब्द याद रखना है, सीनोजोइक महाकल्प के तीसरे काल में इसका जो है उद्भव हुआ, ये बना है। और ये अवधि क्या है? 60 से 70 मिलियन वर्ष पहले। उसके बाद बात करें कि हिमालय जो है वो टेथिस सागर के ऊपर उठने से बना है तथा अवसादी चट्टानों से निर्मित है। अब थोड़ा आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जो भी ये बात करें हम जैसे हिमालय के निर्माण की, तो प्लेटों की गति के कारण तो हुआ ही है, पर इसमें एक तथ्य और आता है कि टेथिस सागर जो है वो पहले हिमालय के स्थान पर था और हिमालय की चट्टानें अवसादी हैं। अब हिमालय की चट्टानें अवसादी कैसे हैं वो मैं आपको स्पष्ट करता हूं। साथ ही ये भी बताऊंगा कि अवसादी चट्टानें क्या होती हैं। देखिए, चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। चट्टानें जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय चट्टानें क्या होती है कि जब पृथ्वी के भूगर्भ से, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, जब पृथ्वी के भूगर्भ से लावा बाहर निकलता है, जब जमता है, तो उसके ठोस होने से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उसको आग्नेय चट्टानें कहते हैं। आग्नेय चट्टानों में खनिजों की प्रचुरता पाई जाती है, खनिज यहाँ मिलते हैं। और दूसरा, ये अधिकतर इससे जो मृदा बनती है वो काली मृदा का निर्माण होता है। जब यह चट्टानें विखंडित होती है तो काली मृदा का निर्माण करती हैं। आग्नेय चट्टानें हो गई सबसे पहली। दूसरी बात करें अवसादी चट्टानें, यहाँ भी देखने मिली। अवसादी चट्टानें क्या है इसको थोड़ा सा गौर से आप याद रखिएगा। जैसे ये कोई भी नदी है, ये कोई नदी है, ये समुद्र में अवसाद लेके जमा कर रही है। मतलब यहाँ पर जो भी है अवसाद ला रही है, मिट्टी ला रही है, उसमें आपके जीव जंतु के अवशेष हो सकते हैं, पेड़ पौधे हो सकते हैं, या नदी अपने साथ। अवसाद क्या है? जैसे नदी अवसाद, नदी अपने साथ जल के अलावा जो भी वस्तुएं बहा कर ले जाती है, जो भी तत्व, उन्हें क्या कहते हैं? अवसाद। तो अवसाद लगातार इकट्ठे होते रहते हैं। जैसे ये कोई हिस्सा है, यहाँ से नदी अपना जल गिरा रही है, यहाँ अवसाद इकट्ठे होते गए, इकट्ठे लगातार होने के कारण फिर उस पर वजन पड़ा और ये आपस में जुड़कर अवसादी चट्टानें बन गए। अवसादी चट्टानों के बारे में एक आपको ध्यान रखना है कि अवसादी चट्टानों में क्या पाया जाता है? जीवाश्म पाया जाता है और जीवाश्म ईंधन भी पाया जाता है। जीवाश्म ईंधन कैसे पाया जाएगा और जीवाश्म कैसे पाए जाएंगे? जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ कुछ अवसाद जमा हुआ पहले, फिर कोई वनस्पति के टुकड़े या जीव जंतु थे, ऐसे कुछ चीज़ें थी, वो यहाँ आई नदी के साथ में, उसके बाद वापस अवसाद, वापस ऐसी चीज़ें, वापस अवसाद। तो इस तरीके से क्या है कि ये लगातार दबने से इनके बीच में अवसाद पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अवसाद। और हिमालय की चट्टानें भी कैसी? अवसादी। अवसादी कैसी है? जैसे यहाँ टेथिस सागर था, इसको माने आप क्या माने? टेथिस सागर। टेथिस सागर यहाँ पहले विद्यमान था। टेथिस सागर
अब जब सागर है तो उसमें नदियाँ गिरती होंगी, अपने साथ काफ़ी अवसाद इकट्ठा करती होंगी, और अवसाद जम कर किस प्रकार की चट्टानें बनी? अवसादी चट्टानें बनी। अब अवसादी चट्टानें स्थित थी, ये टेथिस सागर था, और प्लेटों की आपसी गति जिसमें इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट शामिल है, उसके कारण हिमालय का निर्माण हुआ। तो ये भूभाग क्या है कि ऊपर उठा। यहाँ से जब ये भूभाग ऊपर उठेगा तो इस भूभाग में जो चट्टानें होंगी वो भी कैसी होंगी? अवसादी। तो ये हिमालय में किस प्रकार की चट्टानें हैं? अवसादी। तीसरे नंबर पे बात आती है कायांतरित चट्टानें। अवसादी चट्टानों में और जब इनका कायांतरण होता है, ठोस हो जाती है, तो ये चट्टानें कायांतरित कहलाती है। तो मुख्य रूप से हम बात कर रहे हैं कि हिमालय किससे बना है? टेथिस सागर के ऊपर उठने से बना है। टेथिस सागर के ऊपर उठने से बना है। और हिमालय की चट्टानें कैसी है? अवसादी। अवसादी कैसी है कि टेथिस सागर था, नदियाँ अपने जल के साथ में अवसाद इकट्ठा करती, तो तली में कौन सी चट्टानें थी? अवसादी। वहीं भूभाग जब ऊपर की ओर गति करेगा तो हिमालय की चट्टानें भी कैसी होंगी? अवसादी। उसके बाद बात करें, हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ऊंचाई की बात करें तो सबसे ऊंची, तथा विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। दोनों में अंतर है। ऊंचाई का मतलब है समुद्र तल से ऊंचाई, और लंबाई आप सभी समझते ही हैं। अब तीसरी सबसे लंबी है तो पहली कौन सी है? पहली आएगी एंडीज पर्वतमाला। विश्व की सबसे ऊंची नहीं, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला की बात की जाए तो ये आपकी एंडीज पर्वतमाला है, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। दूसरे नंबर पर बात करें रोकी या रोकीज पर्वतमाला, जो उत्तरी अमेरिका में है, और तीसरी हिमालय पर्वत श्रृंखला है जो एशिया में है। इसके बाद जो आती है चौथी, वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये मूंगा से बनी हुई है। किससे? मूंगा या कोरल चट्टानों से बनी हुई, इसको कोरल रीफ भी कहा जाता है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ये तो होगी हिमालय के बारे में कुछ जानकारी। इसे और आगे जानते हैं। अब हिमालय को हमने देखा था कि हमने 3 भागों में बांटा था इस तरीके से। सबसे ऊपर हमने बात की थी महान हिमालय। उसके बाद हमने देखा था लघु, महान के बाद मध्य या लघु, और अंतिम में हमने देखा था शिवालिक। तो अभी हम किसकी बात करने जा रहे हैं? महान हिमालय की। महान या बृहद हिमालय, इसको हिमाद्री भी कहा जाता है, ये आप शब्द थोड़ा ध्यान रखें। अब इसकी औसत ऊंचाई है 6000 से 6100 मीटर तक है, और चौड़ाई जो है, चौड़ाई का मतलब है उत्तर से दक्षिण तक, ये इसकी कहलाएगी चौड़ाई। चौड़ाई इसकी 25 किलोमीटर के लगभग है। उसके बाद बात करें तो यह हिमालय, महान हिमालय नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक। नंगा पर्वत यहाँ स्थित है। इसकी अवस्थिति मैं आपको पूर्व की कक्षाओं में बता चुका हूँ। ये नंगा पर्वत, और अंतिम रूप से कहाँ तक जाती है? नामचा बरवा तक ये जाती है। अब महान हिमालय पर अनेक हिमानियाँ और हिमनद स्थित है। अब हमने बात की थी कि हिमानियाँ और हिमनद मैं बता चुका था। हिमनद को ग्लेशियर भी कहा जाता है। जब वायुमंडल की नमी या जो हिम जो वर्षा के रूप में गिरता है, इकट्ठा हो जाता है, हिमनद का रूप ले लेता है, और जब वापस गर्मी पड़ती है तो बर्फ़ पिघलता है और उससे जलधाराएं निकलती हैं जो आगे जाके नदियों का रूप ले लेती हैं। तो बात करते हैं कि महान हिमालय पर अनेक हिमानियाँ और हिमनद स्थित है, जिसमें सबसे पहला है, जैसे बात करें अगर पश्चिम से पूर्व की ओर। भूगोल में एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी स्थान आप पढ़े उसको नक्शे में अवश्य भरें या रेखा चित्र में, कारण कि पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, ये सभी क्रम पूछे जा सकते हैं, तो क्रम का हमेशा ध्यान रखें। सबसे पहले हम बात करेंगे यमुनोत्री। तो जैसे ये कौन सा हिमनद हो गया? यमुनोत्री। यमुनोत्री हिमनद कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, यूके यूनाइटेड किंगडम नहीं, ये क्या है? उत्तराखंड। अब यमुनोत्री हिमनद से क्या निकलती है? यमुना नदी। कौन सी नदी प्रवाहित होती है? यमुना नदी। इसके थोड़ा पूर्व में जाते हैं तो गंगोत्री हिमनद निकलता है, गंगोत्री हिमनद मिलता है। गंगोत्री से कौन सी निकल रही है? गंगोत्री। गंगोत्री से निकलती है भागीरथी। याद रखिएगा, कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं कि गंगोत्री से निकलती है, ऑप्शन पहला दे देंगे गंगा, जो कि गलत होगा। ये कैसे गलत है मैं आपको जब नदियों वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा कि गंगा नदी का निर्माण किन 2 धाराओं से मिलने से होता है, आगे जाकर
दो धाराएं मिलती है, उससे कौन सी नदी बनती है? गंगा। तो उससे पहले जो धारा है वो कौन सी थी? भागीरथी। तो कभी ये ऑप्शन आप सही मत करना कि गंगोत्री से गंगा निकलती है, गंगोत्री से कौन सी निकलती है? भागीरथी। उसके बाद तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो आपके है केदारनाथ हिमनद। ये आपके केदारनाथ हिमनद हो गया, और केदारनाथ हिमनद से मंदाकिनी निकलती है, मंदाकिनी नदी निकलती है। इसी प्रकार बद्रीनाथ से अलकनंदा, मिलाम हिमनद, मिलाम हिमनद से काली नदी निकलती है उत्तराखंड में, ये सभी उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद गोसाई धाम से कोसी नदी निकलती है, ये इसी प्रकार से क्रम है। गोसाई धाम से कोसी नदी निकलती है, ये नेपाल से। ये थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि यहाँ देश चेंज हो जाता है। उसके बाद जेमू हिमनद से तीस्ता नदी निकलती है जो सिक्किम में है, और सिक्किम किसका हिस्सा है? भारत का। इन सब के बारे में, इन हिमनदों और नदियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे अपवाह तंत्र वाले जो बिंदु है उसमें। अभी के लिए केवल इतना याद रखें कि आप पूर्व से पश्चिम से पूर्व का क्रम, पश्चिम से पूर्व का क्रम जो लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देवप्रयाग में भागीरथी तथा अलकनंदा मिलती है, तब से क्या कहलाती है? ये गंगा। अभी बात कर रहा था मैं कि गंगोत्री से गंगोत्री नहीं निकल कर क्या निकलती है? भागीरथी। और भागीरथी और अलकनंदा मिलकर क्या बनाती है? गंगा नदी। भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलती है वहाँ से गंगा नदी बन जाती है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखें आप। महान हिमालय पर विश्व के सर्वोच्च शिखर। अब महान हिमालय जो है, बात की कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, तो जब विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला होगी तो विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत भी लगभग यहीं पाए जाएंगे। तो बात करें, सबसे पहला है माउंट एवरेस्ट। ये आप जानते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, 8,850 मीटर। अब आप देखेंगे कुछ किताबों में 8,848 मीटर था, तो बढ़ा कैसे? तो इसकी चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं। कारण ये है कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो प्रतिवर्ष किसके नीचे धंस रही है? यूरेशियन प्लेट के नीचे। और यूरेशियन प्लेट के नीचे जाने की वजह से हिमालय पर्वत लगातार प्रतिवर्ष 4 सेंटीमीटर ऊपर की ओर गति करता है, तो इसी कारण इसकी लंबाई लगातार, ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। अब महान हिमालय की दूसरी तथा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। भारत की बात करें, अच्छा कई सारे लोग गलती ये कर लेते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि गलत है। ये माउंट एवरेस्ट आपको कहाँ मिलेगा? नेपाल में, और नेपाल में इसको सागर माथा कहते हैं। एक बार पूछ लिया गया था कि सागर माथा की ऊंचाई बता ही नहीं पाए, तो माउंट एवरेस्ट जो है उसको नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा। दूसरे नंबर पे है कंचनजंगा। इन सब की अवस्थिति मैं आपको शुरुआत वाले मैप में बता चुका हूँ, उसे वापस देखें या एटलस में देखेंगे तो आपको इनकी अवस्थिति पता चल जाएगी। कंचनजंगा जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये फैक्ट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 8,598 मीटर जो इसका आंकड़ा है। महान हिमालय की दूसरी चोटी है कंचनजंगा, महान हिमालय की सबसे दूसरी चोटी है। और महान हिमालय की सबसे पहली चोटी कौन सी हो गई? माउंट एवरेस्ट। दूसरे नंबर पर कौन सी है? कंचनजंगा। तथा विश्व की सबसे तीसरी ऊंची चोटी कंचनजंगा है। उसके बाद क्रमशः कुछ चोटियां, आपको बस ये चोटियां कहाँ स्थित है एटलस में देखें या पूर्व में जो मैंने बताया उसमें, और आप केवल इनकी ऊंचाई ध्यान रखें, इनकी अवस्थिति अक्सर पूछी जाती है। तो हो गए मकालू 8,481 मीटर, ये नेपाल में स्थित है। धौलागिरी 8,172 मीटर नेपाल में। मंचालू 8,154 नेपाल में। नंगा पर्वत 8,119 मीटर, ये पीओके में है, थोड़ा सा ध्यान रखें। अन्नपूर्णा चोटी जो है वो 8,078 मीटर है नेपाल में। नंदा देवी जो है ये 7,817 मीटर है उत्तराखंड में। और नंदा देवी की विशेषता क्या है? नंदा देवी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो कंचनजंगा, और नंदा देवी दूसरे नंबर पर आ जाएगी। ये कुछ फैक्ट है, भूगोल में फैक्ट जो होता है उसको एज इट इज आपको याद रखना है, इसमें समझने जैसी कोई बात नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इनसे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। अब महान हिमालय की बात कर ली, उसके बाद आता है मध्य हिमालय। अब मध्य हिमालय, इसकी औसत ऊंचाई याद रखें 3800 से 4200 मीटर ऊंचा है, और चौड़ाई यानी उत्तर से दक्षिण में ये लगभग 50 से 80 किलोमीटर में फैला हुआ है। अब लघु हिमालय जो है वो एक निरंतर पर्वतमाला नहीं है,
मतलब एक जैसी पर्वतमाला नहीं है, विखंडित है, अलग अलग इसमें श्रेणियां हैं। तो इसे अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे पीर पंजाल। अब पीर पंजाल कहाँ है? जम्मू कश्मीर भारत में, और किसका निर्माण करती है? कश्मीर घाटी का। धौलाधर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू घाटी का निर्माण करती है। नाग टिब्बा कहाँ है? उत्तराखंड में, मसूरी घाटी का निर्माण करती है। और महाभारत कहाँ है? नेपाल में, जिसको काठमांडू घाटी का निर्माण करती है। अब प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं कि एक तरफ आपको दे देंगे पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारत, और दूसरी तरफ घाटियों का क्रम दे देंगे। तो अक्सर सुमेलित करने वाले प्रश्नों में जो अभ्यर्थी खासकर बड़े स्तर की तैयारी कर रहे हैं वो सुमेलित करने वाले प्रश्न उसमें आते हैं, आपको पता होगा। तो आप क्या करें, इनको अच्छे से याद रखें ताकि अगर सुमेलित करने वाले प्रश्न आ जाए तो कभी भी कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं बने। अब महान हिमालय तथा लघु हिमालय दार्जिलिंग में मिल जाते हैं। अब दार्जिलिंग में मिलने की वजह से क्या है, इससे ये प्रश्न आता है कि दार्जिलिंग के बारे में सत्य कथन गलत कथन की स्थिति में आ जाता है, तो आपको इस बारे में बात करनी है। अब महान हिमालय जो है ये लघु हिमालय की बीच की समतल मैदानी घाटी को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं। जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? मर्ग। महान और लघु के बीच की समतल मैदानी घाटी पूछ लेते हैं, मर्ग का संबंध है महान, लघु, लघु और शिवालिक, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मर्ग क्या है? सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। और बक्करवाल जनजाति। उत्तराखंड में बुग्याल जो है, बुग्याल किसको कहते हैं? घास के मैदानों को। और यहाँ भोटिया जनजाति मिलती है। यह दोनों जनजातियां मौसमी प्रवास करती है। तो एक तो अपन प्रवास के बारे में जानेंगे, प्रवास क्या होता है, मौसमी प्रवास क्या होता है, और जनजातियां कैसे इनको करती है ये हम जानेंगे। तो यहाँ दो जनजातियों का नाम आया है। पहला तो आपका ये आया बक्करवाल और दूसरा आया भोटिया। बक्करवाल और भोटिया, ये दोनों जनजाति क्या करती है? मौसमी प्रवास करती है। अब मौसमी प्रवास और प्रवास क्या होता है? पहली बात तो हम जानते हैं कि प्रवास क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। जैसे ये स्थान है, यहाँ से यहाँ तक जाना। अब मौसमी प्रवास यानी नाम से स्पष्ट है कि विशेष मौसम में ये किसी एक स्थान पर रहते हैं और दूसरे किसी मौसम में एक स्थान पर चले जाते हैं। अब एक चीज़ जो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये कंसेप्ट जो मैं बताने वाला हूँ इसको बहुत अच्छे से सुनना है आपको और समझना है आपको, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये पर्वतीय क्षेत्र है, अपन बात कर रहे हैं उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र की। जैसे यहाँ का कोई क्षेत्र है और यहाँ जनजातियाँ निवास करती हैं जिसमें भोटिया और बकरवाल है। अब पहाड़ी क्षेत्रों पर क्या अच्छे से कृषि हो पाएगी? नहीं, हर जगह कृषि नहीं होती। कारण क्या है कि जब वर्षा होती है तो इसकी उपजाऊ मिट्टी जो होती है, मृदा की बारीक परत जो होती है, बह के मैदानी क्षेत्र में चली जाती है, तो यहाँ कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। और सभी जानते हैं कंकड़ पत्थरों में किसी विशेष प्रकार की खेती नहीं होती। तो यहाँ क्या मिलता है? केवल घास मिलती है। और यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या है? या तो वन संपदा एकत्रित करना या पशुपालन करना। तो ये दो जो जनजातियाँ हैं, बकरवाल और भोटिया, ये जनजातियाँ और पशुपालन करती है। अब ये सर्वविदित है कि पशुओं को खाने के लिए चारे की आवश्यकता होती है और पहाड़ों पर चारा उपलब्ध होता है। अब देखिए, जब बर्फ गिरती है ठंड के दिनों में, ये ठंड है, बर्फ गिरी तो ये सारा क्षेत्र का हिमाच्छादित हो गया। तो जब इस पर बर्फ जम जाती है तो क्या वहाँ पर चारा उत्पन्न हो पाएगा? सीधी सी बात है, जब बर्फ जमी हो कोई भी वनस्पति पैदा नहीं हो सकती, तो वहाँ चारा नहीं होगा। अब ये जनजातियाँ जिनका मुख्य आधार पशुपालन है, उनको अपने पशुओं को जीवित रखना है, साथ ही अपनी आजीविका भी चलानी है। तो वो लोग क्या करते हैं कि जब यहाँ पर बर्फ गिरने लगती है, ये पूरा क्षेत्र हिमाच्छादित हो जाता है, तो ये मैदानी क्षेत्रों में प्रवास करते हैं। कहाँ आ जाते हैं? मैदानी क्षेत्रों में। सबसे बड़ा कारण क्या है? यहाँ बर्फ जमी है, कोई भी पेड़ पौधे नहीं उग पाएंगे, जानवरों के खाने की जो है व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं। और जब वापस गर्मी आती है, बर्फ पिघलती है, तो मृदा के ऊपर का भाग क्लियर होता है, तो वापस यहाँ घास उग जाती है, तो ये मैदानी क्षेत्रों से वापस पर्वतीय क्षेत्रों की ओर लौट जाते हैं। तो ये मौसम के कारण प्रवास कर रहे हैं और कोई इनका कोई विशेष कारण नहीं है।
मौसम के कारण प्रवास कर रहे हैं, ठंड में मैदानी क्षेत्रों में आते हैं और वापस ठंड कम पड़ती है और पर्वतीय क्षेत्रों में जाते हैं। तो ये मैंने बात की आपसे मौसमी प्रवास की। अब कुछ शब्द हैं, भूगोल विषय में कई बार शब्द पूछे जाते हैं, जैसे करेवा क्या है, तो करेवा के बारे में समझते हैं। हिमानीकृत चिकनी मिट्टी को कश्मीर में करेवा कहा जाता है। हिमानीकृत चिकनी मिट्टी कैसे, ये कोई ग्लेशियर है, यहाँ से जलधाराएं निकली, तो जलधाराएं जो अपने साथ मिट्टी लेके आती है और मिट्टी जहाँ जमती है, चिकनी मिट्टी होती बारीक, इसको क्या कहते हैं, करेवा। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, इस तरीके के नाम जितने भी आते हैं उनका आपको अच्छे से याद रखना है। करेवा क्या है पूछा जा सकता है। उदाहरण के लिए एक प्रश्न मैं आपको पूछता हूँ, करेवा क्या है, घास का एक प्रकार, पशु, मिट्टी या ऐसा कुछ। तो उसमें क्या होगा कि हिमानीकृत चिकनी मिट्टी जो होती है वो करेवा कहलाती है। साथ ही ये भी पूछा जा सकता है करेवा का संबंध किससे है। देखिए प्रश्न कैसे भी पूछे जाए, आपको बस सही फैक्ट याद रखना है और उस पर काम करना है। करेवा केसर की खेती के लिए उपयुक्त है। करेवा जो है केसर की खेती, आप जानते हैं केसर की खेती भारत में केवल उत्तरी हिस्से में होती है और उसमें सबसे बढ़िया मृदा कौन सी होती है, करेवा। अब कश्मीर में जाफरान केसर की खेती की जाती है। हर क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताएं अलग अलग होती है और कृषि का प्रकार भी अलग अलग है। तो एक जाफरान किस्म की केसर जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है, तो वहाँ वो कहाँ उगती है, कश्मीर में। और मिट्टी कौन सी होती है उसमें, करेवा। करेवा क्या है, हिमानीकृत चिकनी मिट्टी। अब लघु हिमालय में भारत के प्रसिद्ध हिल स्टेशन। अब हिल स्टेशन क्या है, देखिए पहाड़ों की जलवायु जो होती है वो कैसी होती है, सुहावनी होती है, स्वास्थ्यवर्धक होती है। तो हिल स्टेशन उसी को कहते हैं, हिल स्टेशन है स्वास्थ्यवर्धक स्थल, जहाँ पे लोग पर्यटन के लिए मतलब देशाटन के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। अब कुछ आपको सीधा से याद रखना है कि कौन कौन से हिल स्टेशन कहाँ स्थित है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए, श्रीनगर, पहलगांव, पटनी टॉप, गुलमर्ग और सोनमर्ग। कौन कौन से, श्रीनगर, पहलगांव, पटनी टॉप, गुलमर्ग और सोनमर्ग। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में शिमला, आपने सुना होगा, काफ़ी प्रसिद्ध भी है, शिमला, डलहौजी, धर्मशाला जिसको मैकलियोडगंज भी कहते हैं, कसोल, कुल्लू मनाली। तो शिमला और कुल्लू मनाली लोग घूमने जाते हैं, आपने देखा होगा। तो वो किस लिए जाते हैं, क्योंकि हिल स्टेशन है, वहाँ की जलवायु अच्छी है, सुहावना मौसम रहता है, इसलिए लोग वहाँ पर जाना पसंद करते हैं। उसके बाद उत्तराखंड में बात करें, नैनीताल, रानीखेत, चकराता, अल्मोड़ा और लैंसडाउन। पश्चिम बंगाल में एक है दार्जिलिंग, जहाँ की चाय प्रसिद्ध है। तो ये बात हो गई कुछ जो है महान लघु हिमालय में जो प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। आपको इससे प्रश्न कैसे बनेगा, इसमें भी सुमेलित करने वाले पूछे जा सकते हैं, तो आपको इनको अच्छे से याद रखना है। तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आप कोशिश करें इन तथ्यों को अच्छे से पढ़ने की, किसी भी चीज़ को रटे नहीं। हाँ, जो भी ऊंचाई लिखाई हुई है या कोई फिक्स अवस्थिति है उनका बार बार लिखकर याद कर सकते हैं, और मैप में जितना भर के याद करेंगे उतना ही जरूरी होगा, उतना ही बढ़िया होगा। आप अपनी सफलता के एक कदम और पास जाएंगे। तो आज की कक्षा यही समाप्त करता हूँ। आगे हम भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। मैं चाहूँगा कि जितना हम पढ़ रहे हैं उसका आप साथ के साथ रिवीजन करते रहें, पुनरावृत्ति करते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं आगे की कक्षाओं में।